फ्रेंड्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स की सीरीज़ चल रही है। 500 एमसीक्यू हमने सोचा है करने का। ये हमारा 11वां सैम्पल पेपर है। आज का पहला क्वेश्चन, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य पारिवारिक पेंशन में से डैश डैश कटौती मिलती है। द डिडक्शन अलाउेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैमिली पेंशन टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आराम से हमें ये पता है कि किसी किसी को फैमिली पेंशन मिलती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक लेडी है, उनका नाम है अलका। ठीक है, अलका के पति नौकरी करते थे, अलका के पति की डेथ हो गई, अब पेंशन चालू है, वो अलका को मिल रही है। तो अलका ने कभी नौकरी नहीं की, नौकरी अलका के पति ने की, लेकिन बीइंग अ फैमिली होने के नाते उनको पेंशन मिल रही है। तो फैमिली पेंशन मिलती है, हाँ वो टैक्सेबल होती है, हाँ अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, हाँ उस पर डिडक्शन मिलती है, हाँ डिडक्शन 15,000 तक की होती है या 1/3 होती है। तो आपको याद करना है 1/3 या 15,000, दोनों में से जो भी कम हो। सपोज करो 60,000 रुपये पेंशन आती है तो डिडक्शन 20,000 का नहीं होगा। 1/3 के हिसाब से 20,000 बनता है, पर डिडक्शन आपका 15,000 तक का ही होगा। ठीक है, और अगर सपोज करो 42,000 रुपये पेंशन आती होती तो 42,000 का 1/3 14,000 होता है, तो आपको 14,000 का पेंशन मिलेगा। यानी 15,000 मैक्सिमम है, 1/3 कटौती है। एक हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक है ना, हाउस प्रॉपर्टी में जब आप नीचे आ जाते हो, एनुअल वैल्यू निकाल लेते हो या उसको नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो वहाँ हाउस प्रॉपर्टी में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, लेकिन यहाँ जो फैमिली पेंशन है उसमें 1/3 डिडक्शन है। तो 1/3 या तो यूँ लिखा जाता है या फिर कभी कभी वो यूँ दे देगा 33.33%। तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, समझ ही गए आप बात तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है कर योग्य है। सपोज कीजिए अपना जो असेसी है वो इंडिया का है और व्यापार चल रहा है हॉलैंड में। ठीक है, हॉलैंड में व्यापार चल रहा है तो इनकम अक्रू हो रही है आउटसाइड, और जब तक कुछ लिखा नहीं हो तो रिसीव भी हो रही है आउटसाइड, और व्यापार बाहर है तो जब तक लिखा नहीं हो तो कंट्रोल भी हो रहा है आउटसाइड। अब सब कुछ आउटसाइड है, तो ऐसी इनकम जो विदेश में हो रही है वो केवल रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होती है। यानी अगर व्यष्टि यानी इंडिविजुअल रेजिडेंट, एंड रेजिडेंट भी कौन सा वाला, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो वो टैक्सेबल होगी। यानी जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड थर्ड कैटेगरी इज नॉन रेजिडेंट। इन दोनों दशाओं में वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर किसी को विदेश में व्यापार से आय हो रही है और वो व्यापार भारत से नियंत्रित नहीं है, साफ लिखा है नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो ऐसी विदेशी इनकम केवल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको अपन बोलते हैं R&OR, उसी के लिए टैक्सेबल होगी, और बाकी इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, ये एक आप टेबल पूरी आप याद कर लीजिएगा। PDF हम हमेशा प्रोवाइड कराते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है। बाय द वे नहीं मिल पाती तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी मंगा सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बार टेबल बताता हूँ, हमेशा का लफड़ा खत्म हो जाएगा। अगर कोई इनकम भारत में प्राप्त हुई है, डायरेक्ट प्राप्त हुई है, देखो एक बार हॉलैंड में प्राप्त हुई फिर भारत में भेजी गई, तो भेजी गई को प्राप्त नहीं बोलते हैं। ऐसी इनकम जो डायरेक्ट भारत में प्राप्त हो या प्राप्त समझी जाए, या इसी तरह से वो भारत में अक्रू हो या भारत में अक्रू समझी जाए, तो ऐसी इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो NOR हो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो NR हो। इसी तरह से सेकंड में भी यही है कि अगर कोई इनकम डीम्ड अक्रूड इन इंडिया मानी जाए तो दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। अगर कोई इनकम भारत के बाहर अक्रू हुई है और उसका कंट्रोल भारत से है, इनकम अक्रू आउटसाइड है, रिसीव आउटसाइड है, पर उसका कंट्रोल इंडिया में है, तो अगर उसका इंडिया से कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया तो वो पहले और दूसरे पर्सन के लिए टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए और नॉट ऑर्डिनरी दोनों के लिए टैक्सेबल है, पर वो NR के लिए टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर इनकम ऐसी है जिस पे भारत से कोई कंट्रोल भी नहीं है, तो फिर वो केवल और केवल रेजिडेंट की दशा में टैक्सेबल है, बाकी इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं है। और एक खास इनकम जो पूछेगा, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, भूतपूर्व वर्षों की अनटैक्स्ड इनकम को जब भारत में लाया जाएगा तो वो इस वर्ष में किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। ये आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका मन में चलेगा, आपको लगेगा
पास्ट अनटैक्सड इनकम है, फॉरेन में भी टैक्स नहीं लगा था, ऐसा कुछ सोचेंगे तो आप पास्ट अनटैक्सड इनकम के लिए याद कर लो नॉट टैक्सेबल फॉर ऑल। ठीक है, एक बार फिर इसकी सुपर समरी दी है, वो भी आप पढ़ लेना। तीसरा क्वेश्चन देख लो, एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर यानी लिटरेरी बुक पर रॉयल्टी के 5 लाख मिले, उसे धारा 80 क्यूक्यूबी में अधिकतम कटौती कितने की मिलेगी? 3 लाख की। बाकी ऑप्शन पढ़ लेना, 2 लाख की, 3 लाख की। तो 3 लाख की कटौती मिलेगी। दो सेक्शन याद कर लो, एक तो 80 क्यूक्यूबी, वो तो है बुक रॉयल्टी इनकम, एक है 80 आरआरबी, दैट इज़ फॉर पेटेंट रॉयल्टी इनकम। दोनों में मॉनेटरी लिमिट ठीक है, दोनों में शर्तें हैं, शर्तें देख के जाना, क्योंकि पता है क्या होता है, जितना पेपर का लेवल हाई रहता है या अच्छा लेवल होता है तो उनको पता है, ये तो सब याद करके हैं। तो आप ये भी समझिएगा, इन क्वेश्चनों को देने का मकसद है कि आप इस पूरे टॉपिक को देखो। जैसे 80 क्यूक्यूबी है तो उसमें किन किन बुक्स पे मिलती है, किन पे नहीं मिलती है, रेजिडेंट को मिलती है, किसको नहीं मिलती, ये सारा भी आपको अंदर का मसाला याद करना है। केवल ये भर याद करने से आपका 80 क्यूक्यूबी तैयार नहीं हो गया। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जा रहे हो या नेट यूजीसी कॉमर्स के लिए जा रहे हो, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे बैठ रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर में भी किसी भी स्टेट में होती है, लगभग सारे स्टेट्स के बंदे बैठते हैं, तो मतलब आप हमेशा फाइट ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे हो। तो केवल इतना सिंपल क्वेश्चन मत समझो कि बस ये 3 लाख याद कर लिया और जय श्री आराम हो गया। नहीं, आपको 80 क्यूक्यूबी के अंदर जो जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं, पूरा जो भी एक पेज है उसको 7 8 10 लाइनों में आप उसके नोट्स निकाला करो। या इसी तरह 80 आरआरबी है तो उसमें पेटेंट एक्ट होना चाहिए, फर्स्ट पेटेंट ही होना चाहिए, ये सारी बातें आपको याद करके जानी है। ठीक है, 3 लाख रुपए हैं तो ये हमें पता ही है कि 80 की क्यूबी, दिस इज द डिडक्शन फॉर रॉयल्टी इनकम फॉर ऑथर्स, बुक मस्ट बी ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंस नेचर। तो 3 शब्द है, लिटरेरी यानी साहित्यिक, आर्टिस्टिक यानी कलात्मक, और साइंस यानी वैज्ञानिक प्रकृति की होनी चाहिए। और रॉयल्टी चाहे आपको लमसम यानी एक साथ मिली हो, चाहे रॉयल्टी आपको टुकड़ों टुकड़ों में मिली हो। और मान लीजिए कि आपने 2.5 लाख रुपए कमाए तो कटौती फिर 2.5 लाख की होगी। ठीक है, 3 लाख मैक्सिमम लिमिट है। और अगर मान लो आपने 4 लाख की रॉयल्टी कमाई, उसे इनकम में शामिल कर रखा है, तो कटौती 3 लाख तक की होगी, क्योंकि 3 लाख मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, प्लांट मशीन या उपस्कर, उपस्कर को फर्नीचर या इक्विपमेंट, प्लांट मशीन या उपस्कर के लिए इक्विपमेंट वर्ड है, इसकी जगह उपकरण वर्ड ज़्यादा ठीक होता है। ठीक है, तो कि किराए पर कटौती की दर क्या है, टीडीएस कितना काटोगे आप? तो देखो, जैसे आप ये समझिए टीडीएस क्या, जैसे ये एक कंपनी है, चलो यहाँ कंपनी बना लेते हैं, ये एक कंपनी है और ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है अजय। अजय से प्लांट इन्होंने किराए पे लिया, 30,000 रुपये महीने किराए का दिया, 12 महीने का किराया 3,60,000 हुआ। तो कंपनी अजय को 3,60,000 रुपये नहीं देगी, वो 2% टीडीएस काटेगी, और 2% टीडीएस काट के शेष रकम वो अजय को देगी। टीडीएस काटना, टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टीडीएस वाकई में एक ऐसी कॉन्सेप्ट, जिसने भी सोचा होगा बहुत दिमाग लगा सोचा होगा, ये बिल्कुल टैक्स की चोरी को रोक देता है। अब जैसे 3,60,000 का 2% यानी अजय का 7200 रुपये कट गया ना, अब अजय को अपना ये 7200 रुपये वापस लेने के लिए अपना रिफंड, अगर इसका रिफंड बनता है तो रिफंड प्राप्त करने के लिए रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। वैसे क्या होता है, अजय को इनकम होती, अजय पता नहीं उस प्लांट से प्राप्त किराए का टैक्स भरता चाहे नहीं भरता, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ने सीधा कंपनी को पाबंद कर दिया। उन्होंने इसे कह दिया कि जब भी आप भुगतान करोगे तो उससे पहले आपको 2% टीडीएस काटना है। याद रखिएगा कि इन चीज़ों पे जो 3 वर्ड हैं, प्लांट मशीन एंड इक्विपमेंट, इस पे 2% है, बाकी सब पे 10% है। तो बाकी 10% क्या, अगर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ और किराए पे दिया है तो उस पर टीडीएस की दर 10% है। 2 चीज़ें याद करनी होती है, एक तो 2,40,000 की लिमिट, तो टीडीएस कौन काटेगा, किसका कटेगा, कितने अमाउंट पे कटेगा, किस रेट से कटेगा, और है ना, ये सब याद करना है। पैन फर्निश ना करे, पैन नंबर ना दे, मतलब जो किराए का प्राप्त करता है, जो इनकम का प्राप्त करता है, अगर वो पैन नंबर देने से इनकार करे तो क्या होगा। और एक इसकी दर, मतलब इसकी धारा, जैसे इसकी 194I है तो ये इनकी धाराएं, ये सब आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो अभी के लिए आंसर 2% रहा। ठीक है, और थोड़ा सुन लीजिए, टीडीएस ऑन रेंट सेक्शन 194I, और ये 194I होती है जब लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पे दिया जाए, प्लांट एंड मशीन को, फर्नीचर को, इक्विपमेंट को। अगर इसमें देखो मशीन, इक्विपमेंट और प्लांट पे तो 2% टीडीएस की रेट है, इनके अलावा सारी वस्तुओं पे 10% की टीडीएस रेट है, 2,40,000 की लिमिट है। ठीक है, और टीडीएस नहीं काटते हैं तो नहीं काटने वाले पे पेनल्टी होती है।
एक और सेक्शन भी है 194(1)(b), उसमें इंडिविजुअल को पाबंद किया गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल 50,000 रुपया महीना या उससे ज़्यादा का रेंट चुका रहा है तो वो 5% की दर से टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो ये अलग धारा है। जनरली टीडीएस इंडिविजुअल्स वगैरह करता है, लेकिन कुछ मामलों में इंडिविजुअल्स जहाँ बहुत हाई रेंट पे कर रहे हैं, 50,000 महीना या उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो वो वैसे हो सकता है कि 10 नंबर जो होता है टैक्स डिडक्शन नंबर, वो होल्ड ना करते हों, लेकिन बगैर वो होते हुए भी उनको टीडीएस काटना होगा और 5% की रेट से टैक्स काटना होगा। तो ये अलग धारा थी। ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज डैश डैश एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड एज नोन एज। ठीक है, सपोज करो ये फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, क्वेश्चन होता है। तो ईयर जिसमें इनकम टैक्सेबल होती है उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं, और ईयर जिसमें कमाई जाती है उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो इनकम टैक्स की भाषा, जैसे वकीलों की एक भाषा होती है, डॉक्टर्स की एक भाषा होती है, तो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स की भी एक भाषा होती है। आपको ये पता होना चाहिए। भले जब अपन अकाउंट्स के स्टूडेंट थे तो अपने को 2 वर्ष से पाला पड़ता था, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंट्स ईयर, अकाउंटिंग ईयर, इस तरह के वर्ड्स होते थे। लेकिन इनकम टैक्स में जो सबसे ज़्यादा शब्द चलते हैं वो होते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। जिस वर्ष में इनकम कमाई जाती है वो है प्रीवियस ईयर। जैसे अभी मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर 23-24 के हैं, यानी 23-24 में आपने आय कमाई, और अब 24-25 में इसका असेसमेंट हो रहा है। मैं जब खड़ा हूँ तो मैं आज अप्रैल 24 में खड़ा हूँ, और अप्रैल 24 में खड़ा हूँ, और असेसमेंट ईयर 24-25 चालू है। तो जिस वर्ष में टैक्स लगाया जाता है दैट इज़ असेसमेंट ईयर, और जिस वर्ष में कमाई जाती है दैट इज़ नोन एज प्रीवियस ईयर, हिंदी में गत वर्ष। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। छठा क्वेश्चन, सैलरी ऑफ मिस्टर आर्यन इज 30,000 पर मंथ। मिस्टर आर्यन हैड टेकन सैलरी इन एडवांस फॉर अप्रैल टू जून 23 इन मार्च 23 itself. ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर आर्यन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 विल बी। श्री आर्यन का वेतन प्रति माह 30,000 रुपये है। श्री आर्यन ने अप्रैल से जून तक का वेतन अग्रिम तौर पे मार्च 2023 में ही ले लिया था। निर्धारण वर्ष 24-25 के लिए श्री आर्यन का सकल वेतन। बहुत आराम से बात समझेंगे। पहले देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेंच या घुमावदार है क्वेश्चन। असेसमेंट ईयर 24-25 की लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आपका प्रीवियस ईयर हुआ 23-24। व्हाट इट मीन्स, 1 अप्रैल 23 से शुरू और 31 मार्च 2024 तक जाएगा। अब सीन क्या है? सीन ये है कि इन्होंने मार्च 23 में ही, यानी हमारा प्रीवियस ईयर शुरू होने से पहले ही अप्रैल, मई और जून के लिए वेतन ले लिया था। मतलब आप समझना, हमारा जो प्रीवियस ईयर है 23-24 वो शुरू होने से पहले ही 1 महीना पहले उन्होंने 3 महीनों का वेतन ले लिया था। अब इनकम टैक्स में क्या होता है, सैलरी अक्रूवल बेसिस या रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होती है कि सर क्या, या तो अक्रूवल कमा ली गई हो या प्राप्त हो गई हो, दोनों में से जो भी पहले हो, विच एवर इज़ अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्सेबल होती है। कहने का मतलब क्या है, ये जो 3 महीने की सैलरी है, ज़रा इस पर गौर कीजिए। ये 3 महीने की सैलरी जो प्रीवियस ईयर 22-23 था, उसमें प्रीवियस ईयर 22-23 था, तब उसमें अर्जित नहीं की गई थी पर वो प्राप्त कर ली गई थी। मैं दोबारा बोलता हूँ,
ये जो 3 महीने का वेतन था ये प्रीवियस ईयर 22-23 में कमाया नहीं गया था, परंतु ये प्राप्त कर लिया गया था, अतः उस पर टैक्स लग गया होगा। तो इन 3 महीनों पे पहले ही टैक्स लग चुका। मैं थोड़ा और अंदर ले जाऊँ आपको, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में 15 महीने की आय पे टैक्स लग चुका होगा। 12 महीने तो नॉर्मल और 3 महीने जो आपने एडवांस उठाया, उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि अब आपको इस वर्ष में वेतन केवल 9 महीने का ही मिलेगा और 9 महीने का वेतन ही टैक्सेबल होगा। तो इस साल आपका वेतन जो टैक्सेबल होगा वो 2,70,000 होगा। अगर आप समय को समझने में चूक कर गए तो आप शायद इस साल 15 महीने का वेतन ले लोगे, गलत आंसर की तरफ चला जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप सोचोगे कि 12 महीने का वेतन लेंगे, चाहे पहले लियो चाहे बाद में लियो, 12 महीने का लेंगे। ऐसा नहीं होता। मैं आखिरी बार बोलता हूँ, इसमें आपने 3 महीने का वेतन इस प्रीवियस ईयर से पहले ही उठा लिया था। चूंकि आपने वेतन पहले ही उठा लिया था तो उस पर पहले ही टैक्स लग गया होगा। अब दोबारा से टैक्स नहीं लगेगा, ना तनख्वाह मिलेगी ना दोबारा टैक्स मिलेगा। आपका 9 महीने पे जो इनकम मानी जाएगी वो 2,70,000 मानी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये नोट में मैंने लिखा भी है कि इसमें असेसमेंट ईयर 24-25 के बारे में चाहा गया है, यानी प्रीवियस ईयर 23-24, और इसमें जो सेशन है वो ये होता है। और 3 महीने का वेतन आपने पहले ही प्राप्त कर लिया था, अब केवल आपका 9 महीने की सैलरी पे ही टैक्स लगेगा। अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ HUFY। HUF में 3 तरह के लोग होते हैं, एक होता है कर्ता, एक होता है को पार्टनर यानी सहभागी, और एक होते हैं सदस्य। तो ये पूछ रहे हैं कि HUF में कोई मेंबर कैसे बनता है। तो HUF में मेंबर बनते हो या तो आप बर्थ से या बनते हो मैरिज करके। ठीक है, तो HUF का जन्म स्थिति से होता है, स्टेटस से होता है। पार्टनरशिप का जन्म हमेशा अग्रीमेंट से होता है, अग्रीमेंट होता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन HUF में आपको जो सदस्यता मिलती है वो आपके स्टेटस या स्थिति की वजह से मिलती है। थोड़ा सा HUF को आप समझिएगा। ये सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं और ये इनकी पत्नी है। आपको दिखाई दे रहा होगा, गंजे से अंकल और थोड़ी सी सफ़ेद बालों वाली आंटी। तो ये मेन ये हैं आपके परिवार के मुखिया। ठीक है, अब इनके देखो 2 संतान हुई है, ये एक लड़की हुई है और ये एक लड़का हुआ है। देखो इन दोनों के ऊपर क्या लिखा है, को पार्टनर। इस कर्ता और उसकी पत्नी से जो बच्चे उत्पन्न हुए उनको को पार्टनर कहा गया है। अब इस लड़की की शादी हो गई तो ये तो हो गए दामाद जी, और इस लड़के की भी शादी करा दी, ये हो गई बहुरानी। बहुरानी को, ये जो परिवार में बहू बन के आई है, इसे मेंबर का दर्जा मिलेगा। और ये जो डॉटर का पति है दामाद जी, पावना, उसको भी सदस्य का दर्जा मिलेगा। ठीक है, अब ये रहा, ये आपकी बेटी के साइड पे, ये आपकी बेटी के साइड पे संतान हुए, ये आपके कौन हो गए, नाती नातिन हो गए। ये नाती नातिन जो हैं ये भी सदस्य कहलाएंगे। और ये जो आपके बेटे की साइड है, जो आपको ये पोता पोती हुए हैं, ये को पार्षद कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही आपको HUF का ट्री बताया। को पार्षद ऐसा होता है जो परिवार के विभाजन की मांग कर सकता है, संपत्ति में हिस्से की मांग कर सकता है। सदस्यों को हिस्सा मिलता है लेकिन सदस्य हिस्से की मांग नहीं कर सकते। खैर, और अब लड़का लड़की सब इक्वल है, इसीलिए देखो ना, इसे भी को पार्षद कहा गया और इनको ये जो पोता पोती हुए हैं इनको भी को पार्षद कहा गया। खैर, आ जाइए। गिवन इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउस। म्यूनसिपल वैल्यू 1.5 लाख, फेयर रेंट 180, स्टैंडर्ड रेंट 1,60,000, एक्चुअल रेंट 20,000 रुपये महीना, म्यूनसिपल टैक्स 20%। अच्छा, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 20% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। मालिक द्वारा भुगतान किया गया नगर पालिका का कर नगर पालिका मूल्य का 20% है। अनरियलाइज रेंट 40,000। कंडीशंस ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड। न वसूल किया गया किराया 40,000 रुपये है। व्हाट इज़ द एनुअल वैल्यू। अब अपन से एनुअल वैल्यू पूछना चाहता है। जब तक मैंने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा था, आपने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा था, तो तब हमारा दिमाग क्या कहता था कि हमारा 20,000 रुपये का महीना किराया आता है तो हमारी साल की इनकम हो गई 2,40,000 रुपये। और 2,40,000 में से हालांकि 40,000 रुपये हमारे डूब गए तो हमारी इनकम हो गई 2,00,000 रुपये। हम इतना ही सोचते हैं, और आज भी जिन्होंने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है वो यही सोचते हैं कि मकान की इनकम 2,00,000 रुपये हुई। ये आपने निकाला सही है, लेकिन ये स्टेप 2 होता है। इनकम टैक्स में हम जब पहला स्टेप निकालते हैं तो हम एक थ्योरेटिकल किराया निकालते हैं, एक एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से अपन बड़ी वैल्यू लेते हैं। तो 1,50 और 1,80 में से मैंने पिक किया 1,80,000,
और फिर उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से और फिर उसमें से छोटी वैल्यू लेते हैं। 180 को मैं कंपेयर करूँगा 1,60,000 से और फिर छोटी वैल्यू पिक करूँगा, यानी अब मैंने सेलेक्ट किया है 1,60,000 को। ठीक है, तो एज पर द इनकम टैक्स लॉ माई एक्सपेक्टेड रेंट शुड बी 1,60,000 रुपये। अच्छा, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब इन दोनों में से आपको बड़ी वैल्यू लेनी है। ठीक है, 1,60,000 रुपये में से और 2 लाख में से आपको बड़ी वैल्यू लेनी है। इस 2 लाख रुपये में से आपको जितना भी म्यूनसिपल टैक्स चुका दिया है ओनर ने, उसे लेस करना है। तो म्यूनसिपल टैक्स 20%, सॉरी 20% म्यूनसिपल वैल्यू का। म्यूनसिपल वैल्यू 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 20% होता है 30,000। तो 2 लाख में से 30,000 गया तो बाकी बचा 1,70,000 रुपया। तो ये 1,70,000 रुपये आपका आ गया है एनुअल वैल्यू के साथ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो मिलेगा। देखो, अगर आपसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा जाता तो आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस करना पड़ता, और अगर कोई आपने हाउसिंग लोन का ब्याज चुकाया है या ड्यू है तो वो भी लेस करना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने NAV पूछा है। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होती है GAV, एक होती है NAV। तो पहले जो आती है फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को कंपेयर करके वो GAV होती है, और म्यूनसिपल टैक्स चुकाने के बाद जो आती है उसको NAV या खाली AV बोलते हैं, नेट एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू। तो इसमें कुल मिला के 1,70,000 रुपये आ रहा है, तो 1,70,000 डेफिनेटली इसका आंसर है। ठीक है, एक बार मैं वापस को आपको कैलकुलेशन बता दूँ। सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू, यानी जो किराया म्यूनसिपल, जो वहाँ पे आपका लोकल एरिया है, या तो आप नगर निगम में रहते होंगे या नगर परिषद या नगर पालिका, जिसमें भी आप रहते होंगे, उसके अनुसार उस मोहल्ले का किराया 1.5 लाख होना चाहिए। और जैसा मकान आपका है वैसा ही मकान पड़ोस में किराए पे किसी ने दिया है तो 180 में दिया है, तो आपको इन दोनों में से बड़ी वैल्यू पिक करनी है, जो कि आपने 180 पिक कर दी। फिर इसको आपको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, अगर आपके उस एरिया में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है तो। क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको इसमें कंपेयर करके आपको छोटी वैल्यू लेनी है। ये जो छोटी वैल्यू आती है इसे अपन एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। इसके बाद आपको एक्चुअल रेंट लेना है। एक्चुअल रेंट आपको पूरे साल का लेना है, और अगर आपका कोई रेंट डूब गया हो, डूबत किराया, और उसकी शर्तें पूरी होती हों तो आपको वो लेस करना है, तो वो 2 लाख आ गया। फिर आपको इन दोनों में से वापस कंपैरिजन करना है, और GAV आ गया है। GAV में से म्यूनसिपल टैक्स अगर चुकाओगे तो कटौती मिलेगी, और फिर आपका NAV आ गया, तो 1,70,000 आ गया है। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। सेक्शन डैश डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस द टर्म पर्सन। पर्सन को किस धारा के तहत डिफाइन किया गया है, तो 231। ठीक है, पर्सन में क्या आता है, P थोड़ा पीछे का लेटर है ना, तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम या कंपनी जो A से शुरू होते हैं, C से शुरू होते हैं, उनका जो थोड़ा नंबरिंग होगा वो थोड़ा आगे का होगा। पर्सन ऐसे ज़रूरी नहीं है, पर आजकल सिस्टमेटिक हो गया है इसलिए। तो पर्सन जो है वो थोड़ा पीछे का नंबर है, तो इसे 231 में डिफाइन किया गया है। वैसे मैंने आगे बहुत सारी धाराएं दे दी हैं, कहीं मुझे मिल गई थी तो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। इन सबको आप देखो, इसमें जैसे ना, एक बार देखो, एग्रीकल्चर इनकम 2IA, SSC A 27, असेसमेंट ईयर 29, कंपनी C 217, इसमें कंपनी इन विथ 218, ऐसे करके लाइक बहुत सारी डेफिनेशन है। तो आप जितनी याद कर पाओ, है ना, बहुत सारी हैं। रूल्स भी याद हो जाएंगे, डेफिनेशंस भी याद हो जाएंगी, करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कहता है प्रीवियस ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ। तो आपका जो गत वर्ष है वो गत वर्ष आपका 12 महीने का हो सकता है या 12 महीने से कम भी हो सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बताता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो आपका प्रीवियस ईयर डेफिनेटली 23-24 हुआ। तो हो सकता है कि आपका व्यापार पहले से चला आ रहा हो और अप्रैल 23 को आपका व्यापार शुरू हो, या व्यापार अप्रैल 23 को आपकी जॉब लगी हुई हो। लेकिन सपोज़ कीजिए आप एक नए नए मार्केट में उतरे, आपकी 1 सितंबर को जॉब लगी, 1 सितंबर को जॉब लगी, और जॉब लगी 50,000 रुपये महीने की। तो अब आप क्या कहोगे, मैंने तो सितंबर से कमाया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने तो 7 महीने कमाया। बात भी सही है, आपने 7 महीने कमाया तो आपकी 3.5 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स लगेगा। तो आपका प्रीवियस ईयर कितने महीने चला, आपका प्रीवियस ईयर 7 महीने चला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नया बिजनेस सेटअप करने पर, नई जॉब लगने पर, नई इनकम स्ट्रीम क्रिएट होने पर ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रीवियस ईयर की अवधि 12 महीने से कम रही हो। हमेशा याद रखना, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है, पर प्रीवियस ईयर 12 महीने या 12 महीने से कम हो सकता है। तो इसका आंसर देखिए, पहले में लिखा है, यहाँ पहले में लिखा है ना 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, तो बिल्कुल सही है, ए ही इसका आंसर होगा, 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ। क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज डैश डैश इन नेचर।
तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो अपना इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स आप जानते हैं वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, और जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव होता है। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, सी सही है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इनकम टैक्स में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो यू अर्न मोर यू पे मोर। ठीक है, ज़्यादा कमाइए ज़्यादा चुकाइए, ज़्यादा कमाइए ज़्यादा चुकाइए, यानी ये प्रोग्रेसिव बात है। तो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। जीएसटी क्या होता है, अगर किसी चीज़ पे जीएसटी 18% है, तो गरीब वो व्यक्ति खरीदने गया तो जीएसटी 18% है, अमीर वो आदमी खरीदने गया तो भी जीएसटी 18% है। तो जीएसटी एक तरह से अमीर गरीब नहीं देखता। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत रिग्रेसिव होता है। तो इसीलिए ये इसलिए बात समझनी की ज़रूरी है, कभी आप टैक्स प्लानिंग में चले गए और आप सजेशन देवें तो आप ध्यान देखिए दीजिएगा। इनकम टैक्स में तो फिर ठीक है, लेकिन जीएसटी वगैरह जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनका बोझ थोड़ा भारी होता है। ठीक है, इसमें याद कर लीजिएगा ये कि आयकर जो है, आयकर या प्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो प्रगतिशील होते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रतिगामी होते हैं या रिग्रेसिव होते हैं। इन दोनों में जो जो अंतर हैं उनको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज़। भारत के बाहर से अगर आपको कृषि आय होती है, तो सपोज़ कीजिए नेपाल, नेपाल में आपके खेत हैं और वहाँ से आपको एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो क्या होगा, वो सीधा टैक्सेबल होगा। कोई स्पेशल इंक्लूजन या कोई पार्शियल एग्रीगेशन ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर विदेश से कृषि आय होती है तो वो सीधा अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होती है। तो सी इसका आंसर है, फुल्ली टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक ज़माने में 1600 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन फिर जब से वो 50,000 वाली कटौती आ गई है, 40,000 थी पहले, फिर 50,000 हो गई, तो जब से सैलरी हेड में स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई है, तब से आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस का डिडक्शन बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं, जो विकलांग जन हैं या दिव्यांग जन हैं, उनके लिए 3200 रुपये प्रति माह तक की छूट है। तो मैंने जो बातें कही उससे क्या निकला, क्या ये पूरी तरह से टैक्सेबल है, होल्ड पे रख लेते हैं। सेकंड कहता है विकलांग कर्मचारियों को 3200 रुपये तक की छूट मिलती है, ये सही है। और ये कहता है, सी पॉइंट कहता है विकलांग कर्मचारियों को छोड़कर अन्य हेतु कर योग्य है, ये भी बात सही है। तो बी और सी दोनों सही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हैंडीकैप को 3200 रुपये पर महीने तक की एग्जेम्पशन मिलेगी, और ये बात भी सही है कि बाकी सारे कर्मचारियों के लिए वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अच्छा नंबरिंग नहीं है, समझ सकते हैं, 14वां क्वेश्चन है। तो एक तरफ लिखा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सामने ऑप्शन लिखा हुआ है मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपया कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाएगा, मकान संपत्ति की आय में से घटाने नहीं दिया जाएगा, व्यापारिक व्यय के रूप में कटौती योग्य है, या एटीजोई हेतु कटौती योग्य नहीं। मैंने पांचों पढ़े और मेरे को इसका कनेक्शन डी से बैठता हुआ दिखता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऐसा है जिसे आप बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखा सकते हो। अगर आप ये शो करते हो कि हम शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, हम शेयर्स की आए दिन खरीद बेच करते हैं, ट्रेडिंग से होने वाली इनकम को हम बिजनेस इनकम मानते हैं, तो फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को आप बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे दिखा पाओगे। ये बात समझनी इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और जिनका मैटर कैपिटल गेन वाले टॉपिक में जाता है, तो कैपिटल गेन वाले टैक्स चैप्टर में तो ऐसा होता है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की कोई कटौती नहीं मिलती। ठीक है, वहाँ अगर आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाया तो आपको कॉस्ट में नहीं जोड़ने दिया जाएगा, और अगर आपने कोई प्रतिभूति बेची तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो आपने चुकाया उसे एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफ़र के नाम से लेस नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस हेड में दिखाते हो, अगर आप शेयर्स की आए दिन खरीद बेच करते हो, तो फिर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसे आप बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह दिखा सकते हो। पहला पॉइंट थोड़ा बड़ा था पर मैंने समझा दिया। सेकंड है केंद्र सरकार के पेंशन फंड में नियोक्ता का अंशदान। सपोज़ कीजिए मैं नौकरी करता हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता हूँ और मेरे लिए गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मेरे लिए योगदान करती है, पेंशन फंड में योगदान करती है, तो वो पहले मेरी सैलरी में जोड़ा जाएगा। सपोज़ कीजिए मेरी तनख्वाह है 80,000 रुपये महीना, मान लीजिए है सेंट्रल गवर्नमेंट में, 9,60,000 रुपये मेरी तनख्वाह है और गवर्नमेंट मेरे लिए 96,000 रुपये पे करती है फंड में, तो ये 96,000 पहले एक बार के लिए मेरी सैलरी में जोड़ा जाएगा। तो ये जो सेकंड है ये कर्मचारी के वेतन में जोड़े जाने योग्य है, तो ये सेकंड आपका बी के साथ बनेगा।
इसके बाद है वस्तु के रूप में दान देने पे आपको कटौती नहीं मिलती, दान देने पे एटीजी में कटौती मिलती है। लेकिन अगर मैं उठा के, मेरे घर पे एसी है, वो एसी उठा के मैं दान दे दूँ तो मेरे को कोई कटौती नहीं मिलेगी। तो ये तीसरा तीसरा मेरा ई के साथ मैच हो गया। देखो अभी तो मैं आपको इसके सारे मैच करवा रहा हूँ, पर मैं बगैर सारे मैच कराए भी कोशिश करूँगा आपको बताने की कि कैसे आंसर एग्ज़ाम में मिला लिया जाता है। बस आपको बस एक दो आंसर पे श्योर होना चाहिए। चौथा है ग्राउंड रेंट, भूमि का किराया। देखिए आपका जो हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, आजकल सीधा 30% की स्टैंडर्डाइजेशन मिलती है। फिर आपने मकान की देखभाल पे, मकान के बीमे पे, चौकीदार पे, लाइट पे कुछ भी खर्चा किया हो उसकी कोई कटौती नहीं मिलती। तो जो भूमि के लिए आपने किराया चुकाया है उसकी आपको हाउस प्रॉपर्टी में कोई कटौती नहीं मिलेगी। चौथा आपका जाके सी के साथ मैच हो गया। इसके बाद है धारा 54 EC। हमें पता है कि जब हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, हम टैक्स नहीं भरना चाहते, तो हम कुछ खास तरह के बॉन्ड खरीद सकते हैं। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के, या पावर फाइनेंस कंपनी के, या रेलवे के बॉन्ड्स हम खरीद सकते हैं और 50 लाख रुपए तक की कटौती ले सकते हैं। तो इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है। मैं आपको बस ये कहने लग रहा था कि एग्ज़ाम में सपोज़ करो मुझे 2 श्योर आते थे, एक मुझे तीसरा श्योर आता था और एक मुझे 5वां श्योर आता था, ठीक है। तो मेरा तीसरा जाके ई के साथ कनेक्ट हुआ था, यहाँ मैं वापस लिखता हूँ, ठीक है। और एक मेरा 5वां ए के साथ कनेक्ट हुआ था। तो मेरे को अगर मान लो सारे के सारे नहीं भी आते, तो पहला ऑप्शन देखिए, एक ए के साथ है तो ये ऑप्शन मेरा खारिज हो गया, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा 5 ए के साथ आना चाहिए। दूसरे ऑप्शन में एक डी के साथ है, तो एक डी वाला मुझे 5 ए के साथ देखना है, तो वाकई में 5 ए आ रहा है और 3 ई भी आ रहा है। मेरे 2 मैच हो गए इसमें, 5 ए 3 ई। अब एकदम से आंसर मत देना, और देखो अगले में भी 5 ए आ रहा है लेकिन 3 इसमें बी आ रहा है, तो ये ऑप्शन खारिज हो गया। इसके बाद लास्ट वाले में 5 के साथ डी आ रहा है तो गलत हो गया, तो ये वाला सही है। या तो आपको सारे मिलाने आते हो, लेकिन अगर आपको थोड़े भी मिलाने आते हैं तो थोड़े से भी आपका काम चल सकता है, जिससे मेरा केवल 2 मिलाने से मेरा काम चल गया था। ठीक है, ये 4 जगह आप 54 EC का बेनिफिट उठा सकते हो। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इनको दान क्या देके, इनके बॉन्ड खरीद के आपको 54 EC का बेनिफिट मिल सकता है। 50 लाख तक के लाभों को आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मिस्टर पी इज एंटाइटल टू अ बेसिक सैलरी 50,000 रुपये महीना, DA 25,000 रुपये महीना, 40% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड HRA ऑफ 20,000 रुपये महीना। ही एक्चुअली लिव्स विद हिज पेरेंट इन मुंबई एंड डज नॉट पे एनी रेंट। मार्केट रेंट ऑफ दैट हाउस इज 20,000 महीना इन मुंबई। कैलकुलेट द एग्जेम्प्टेड HRA। हमसे इसने कर मुक्त HRA के बारे में पूछा है। बात समझ में आती है। मिस्टर पी हैं, नौकरी करते हैं, सेठ जी से तनख्वाह तो मिलती है, इसके अलावा DA भी मिलता है और HRA भी मिलता है। अब जब हमें HRA मिलता है तो उसमें से कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। एग्जेम्प्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? एग्जेम्प्ट होने के लिए सबसे मेन कंडीशन है कि आप रेंट पे करो, और वो जो आप रेंट पे करोगे वो आपकी सैलरी के 10% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आपको कटौती मिलेगी। आई रिपीट, HRA की कटौती तभी कार्मिक को मिलती है जब वो रेंट जो चुकाते हैं वो 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा होना चाहिए। ये व्यक्ति अपने मम्मी पापा के साथ रहता है, उस मकान का नोशनल किराया हो सकता है कि मुंबई में वैसा मकान वो लेता तो 20,000 किराया देता, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं है। आज की हकीकत ये है कि ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, कोई रेंट नहीं चुकाता है, अतः इसे HRA की कोई कटौती नहीं मिलेगी। तो इसने पूछा था कि बताइए HRA में कितनी कटौती मिलेगी, तो 0 कटौती मिलेगी। आंसर होगा ए। घुमा के वो ये पूछ सकता था कि बताइए कितना HRA टैक्सेबल होगा, तो चूंकि इसकी HRA की कोई कटौती नहीं है, तो फिर जितना भी इसको HRA मिलेगा वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाता। तो सर वो तो हमने नियम सुने थे ना, रैंक पेड -10% ऑफ सैलरी, या HRA रिसीव्ड, या सैलरी का 40% 50%, दिल्ली में हो तो 50% होता है, मुंबई में हो तो 50% होता है। लेकिन आप भले नियम लगा लो, एक जगह आएगा रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड जीरो होते ही आपकी HRA एग्जेम्पशन जीरो हो जाएगी, तो इसका आंसर नील रहेगा। आंसर नील आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फॉर इनकम टैक्स पर्पस हाउस प्रॉपर्टी मीन्स। आयकर के उद्देश्यों से मकान संपत्ति का क्या मतलब है? अगेन, जब मैंने इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया, हाउस प्रॉपर्टी वर्ड आया तो हाउस सुनते ही हमारे दिमाग में आता है घर, और हमको लगता है कि अगर हम घर किराए पे देंगे तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, लेकिन अगर अपन शॉप किराए पे देंगे तो कुछ और होगा।
मैं आपको बता दूं, घर, दुकान, गोदाम, सिनेमा, होटल, आप कुछ भी किराए पे देते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ज़मीन है और चार दीवारी है और चार दीवारी पे छत है, आप कोई सा भी स्ट्रक्चर किराए पे देते हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाएगी। यानी कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग जिसमें स्ट्रक्चर हो, जब वो किराए पे दिया जाता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रक्चर पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अगर आपने खाली ग्राउंड किराए पे दे दिया, खाली मैदान किराए पे दे दिया, तो वो इनकम अदर सोर्स में जाएगी। तो ये कहना ही चाह रहा था कि हाउस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। तो जो रेजिडेंशियल हाउस होते हैं वो किराए पे दोगे तो इनकम एचपी में जाएगी, हाँ। अगर दुकान या गोडाउन किराए पे दोगे, शोरूम किराए पे दोगे तो इनकम एचपी में जाएगी, हाँ। अगर सिनेमा या होटल बिल्डिंग होगी किराए पे दोगे तो इनकम जाएगी एचपी में। ठीक है, हो गई है बात। सेक्शन 22 जो है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड को टैक्स डील करता है। इसमें मकान, बिल्डिंग, बंगलो, गोडाउन को किराए पे देने वाली इनकम इसी के अंदर आया करती है। ठीक है, चलिए हो गई है बात। आगे क्वेश्चन कहता है, पीसी लिमिटेड इज ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ लेट आउट ऑन रेंट 60,000 पर मंथ। पीसी लिमिटेड एक ऐसी मकान संपत्ति मालिक है जिसे 60,000 की दर से मासिक किराए पर दिया गया है। पीसी लिमिटेड ने 80,000 रुपये वर्ष के नगर निगम करों का भुगतान भी किया है। इस घर को खरीदने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बैंक से लोन लिया था। इस पर बैंक को 1,20,000 का ब्याज चुकाया है। यदि पीसी लिमिटेड ने इस ब्याज पे टीडीएस नहीं काटा है और ना ही ऑस्ट्रेलियाई बैंक ने इस पर कर का भुगतान किया है तो एचपी की इनकम करना करो। वेल, हाउस प्रॉपर्टी का पूरा लंबा क्वेश्चन आ गया। अब आप देखो, पहले स्टेप पे आप म्यूनसिपल वैल्यू या फेयर रेंट रखते हो जो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। सेकेंड स्टेप पे आप एक्चुअल रेंट रखते हो। एक्चुअल रेंट 60,000 रुपये के हिसाब से 7,20,000 रुपये हो गया। आपके लिए आसान ही हो गया कि पहली वैल्यू कुछ है ही नहीं तो कंपेयर क्या करोगे। कंपेयर करते तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है वो ले लेते। तो अपन 7,20,000 रुपये ले लेंगे। इस 7,20,000 में से जो मकान की मालिक है पीसी लिमिटेड, उन्होंने म्यूनसिपल टैक्सेस चुकाए हैं 80,000 रुपये की, तो उसके आपको लेस करने को मिलेगा। 7,20 में से 80 लेस किया, नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर लेके जा रहा हूँ, 6,40,000 रुपये हो गया। इतना तुमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। जब पहले वैल्यू आई उसे अपन ने विच एवर हायर था, ये पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है और म्यूनसिपल टैक्स चुकाने के बाद एनएवी आती है। लेकिन इन्होंने मकान संपत्ति से आय पूछी है तो आपको इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है। तो इस 6,40,000 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 192,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है। इसके अलावा हमें ब्याज की कटौती भी देनी होती है, लेकिन ब्याज की कटौती मैं नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने बिना टीडीएस काटे ब्याज का भुगतान किया है एक अनिवासी को, और उस अनिवासी ने भी बाद में टैक्स का भुगतान नहीं किया है। तो गवर्नमेंट एज अ सज़ा आपको देगी, आपने गलती करी है, आपने टीडीएस नहीं काटा है, अतः आपको चुकाए गए ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। बस यही पॉइंट मुझे सिखाना था। 640 में से आप एक बार में हटा दीजिएगा, 448 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थोड़ा इधर हो जाऊँ, हाँ, 448,000 सी आंसर रहेगा। अगर आप किसी अनिवासी को या किसी विदेशी कंपनी को बिना टीडीएस चुकाए भुगतान करते हैं तो फिर आपको ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी, ये समझाना था मुझे। आगे क्वेश्चन कहता है, मिस्टर पी वाज एम्प्लॉयड ऑन 1 जुलाई 2012 इन द ग्रेड ऑफ 15,500, 17,000, 750, 21,500, 1,000, 31,500। सर इसका क्या मतलब है? मिस्टर पी की नौकरी लगी जुलाई 2012 में, तब उसकी ज्वाइनिंग हुई 15,000 पे और अब उसकी तनख्वाह 500 रुपये बढ़ेगी। कब तक? जब तक उसकी तनख्वाह 17,000 नहीं हो जाती। उसके बाद उसकी तनख्वाह 750 रुपये बढ़ना शुरू होगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, इसकी 1 जुलाई 12 से लगा के आगे, वैसे मैंने पूरी टेबल बना रखी है, 1 जुलाई 12 से लेके 1 जुलाई 13 तक इसकी तनख्वाह रहेगी 15,000। फिर इसके साथ इसकी तनख्वाह हो जाएगी 15,500। फिर इसकी तनख्वाह हो जाएगी 16,000 रुपये महीना। फिर इसकी तनख्वाह हो जाएगी 16,500। फिर 17,000। फिर 17,000 के बाद हो जाएगी 17,750। फिर 750 जंप करेगी, फिर हो जाएगी 18,500 एंड सो ऑन। कि सर ऐसे कब तक करेंगे और कहाँ तक चलेगा? तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको इसका असेसमेंट या 24-25 के लिए बताना है। क्या बताना है? उसकी ग्रॉस सैलरी बतानी है बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50,000 की जो मानक कटौती अपन देते हैं सबको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, उस 50,000 की मानक कटौती देने से पहले इसका वेतन आपको बताना है। तो आपको इसका वेतन बनाना पड़ेगा, पूरी इसकी सैलरी चेंज मैं चला रहा था ना, वो बनाना पड़ेगा। जैसे असेसमेंट या 24-25 का मतलब है आपको इसकी इनकम प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए निकालनी है। 23-24 का मतलब है
आपको 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के दौरान जो वेतन मिला आपको वो पकड़ना है। तो ये दरें आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगी मैं आपको अगली टेबल में बताता हूँ। देखो, जिसकी नौकरी लगी जुलाई 2012 में, जुलाई 13 तक इसकी तनख्वाह रहेगी 15,000। फिर मैंने बताया तनख्वाह 500 बढ़ेगी, फिर यहाँ से 750 750 बढ़ने लग गई। ऐसे चलते 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 आपको यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे आप कहाँ आ गए? देखो, 1 जुलाई 2023 से, जबकि आपका वर्ष शुरू हो रहा है कहाँ पे? 1 अप्रैल 2023 से। तो इसके मतलब है आपको ये वाली तनख्वाह स्लैब भी काम आएगा, ये वाला तनख्वाह स्लैब भी काम आएगा। जुलाई 2023 से इसकी तनख्वाह अच्छी वाली हो गई है, अच्छी वाली यानी 22,500 हो गई है। उससे पहले इसकी तनख्वाह 21,500 हुआ करती थी। तो जो शुरुआती महीने हैं अप्रैल मई जून, वो तनख्वाह उसकी चलेगी 21,500 के हिसाब से। आखिरी के 9 महीने इसकी तनख्वाह चलेगी 22,500 के हिसाब से। ये 21,500 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 22,500 को 9 से मल्टीप्लाई किया, इसकी इनकम आ रही है 2,67,000 रुपये। अगर उसने सैलरी इनकम पूछी होती तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करनी होती और फिर इसकी टैक्सेबल सैलरी 2,17,000 आते। तो कई बार क्या होता है, आता आता क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें आप बिल्कुल आराम से बनाइएगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं होता है। आपको थोड़ा थोड़ा इनकम जोड़ना है और आपको समझना है कहाँ कहाँ ब्रेक है। बताता हूँ ब्रेक कहाँ है, वो बताता हूँ मैं आपको। जब आप 15,000 से शुरू होगे तो अच्छा, कई बार वो यूँ भी बोलता है कि इस सैलरी स्केल में उनको 16,000 पे फिक्स किया गया, तो फिर आपकी गिनती 16,000 से शुरू होगी। इन्होंने कुछ नहीं बोला तो मैंने इसकी स्टार्टिंग पे से शुरू की है 15,000 से। जब तक 17,000 नहीं आ जाएगा आपको 500 इंक्रीज़ करना है, फिर 17,750, 18,500 ऐसे चलेगा। 21,500 आने तक यही करना है, फिर 21,500 के बाद आपको हज़ार जोड़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन कहता है एक कर निर्धारिती ने, यानी एक असेसी ने मतलब जिसका असेसमेंट हो रहा है, मतलब जिसको टैक्स देना है। एक असेसी ने 21 सितंबर 2022 को एक संपत्ति खरीदी जिस पर मूल्यह्रास की दर 40% है। परिसंपत्ति को 30 नवंबर को प्रयोग में लिया गया। अच्छा, 30 सितंबर को प्रयोग में लिया गया। 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के दौरान ऐसी परिसंपत्ति पर कितना मूल्यह्रास स्वीकार्य होगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक प्रॉपर्टी 21 सितंबर 22 को परचेज़ की, लेकिन आपने उसे यूज़ नहीं किया। यूज़ आपने किया उसे 30 नवंबर से। तो आपने उसे एक तरह से 30 नवंबर 2022 से लगाकर 31 मार्च 2023 तक यूज़ किया, और पुनः आपने उसे 31 मार्च 23 से लगा के 31 मार्च 2024 तक यूज़ किया। पहले वर्ष में आपने गौर कीजिए, जो आपका प्रीवियस ईयर 22-23 हुआ, उसमें आपने उसे 30 नवंबर से यूज़ किया, तो नवंबर का एक दिन यूज़ किया, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31 दिन यूज़ किया। तो आपने करीबन 122 दिन, आपने करीबन 122 दिन संपत्ति का प्रयोग किया। लगभग आपने 4 महीने संपत्ति का प्रयोग किया। सरल शब्दों में 180 डेज से कम प्रयोग किया, तो इसलिए आपको आधी रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस पे लिखा है कि मूल्यह्रास की वैसे जो स्वीकृत दर है वो 40% है, पर चूंकि पहले साल में आपके 180 दिन पूरे नहीं हुए तो आपको 20% की दर से डेप्रिसिएशन मिलेगा, और अगले वर्ष में तो आपका पूरा साल हो गया तो आपको पूरा 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये इसका आंसर सही है। जो प्रीवियस ईयर 22-23 है उसके लिए आपको 20% डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, और जो आपका प्रीवियस ईयर 23-24 है उसके लिए आपको 40% की रेट से डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। आपको ये पता है कि अगर हम संपत्ति का प्रयोग बिजनेस के लिए करते हैं, हम संपत्ति के स्वामी हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन मिलता है। उसके लिए संपत्ति का 180 दिन या उससे ज़्यादा प्रयोग होने पे पूरी वर्ष की पूरी कटौती मिलती है, नहीं तो फिर आधी रेट से कटौती मिलती है। फुल डेप्रिसिएशन इफ़ यूज्ड फॉर 180 डेज और मोर, 50% डेप्रिसिएशन इफ़ यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज। नियम हैं, बहुत सारे नियम है, याद करने हैं। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम प्यार से पीजीबीपी कहते हैं, वो किस धारा के तहत कवर होता है? धारा 23 नहीं, धारा 24 नहीं, धारा 28 बिल्कुल। बहुत सिंपल है, सेक्शन 28 और सेक्शन 56। सेक्शन 28 तो है आपकी पीजीबीपी की, और सेक्शन 56 है आपकी अदर सोर्स के। 28 का डबल होता है ना 56। ये आपका थर्ड हेड है, ये आपका फिफ्थ हेड है, बीच में आपका चौथा हेड है कैपिटल गेन, उसका सेक्शन 45 एंड 46 है, ठीक है। उससे पहले आपका एचपी है, एचपी का सेक्शन 22 है, और सैलरी है, सैलरी का सेक्शन 15 है। तो ये सारे सेक्शंस आपको याद रखने हैं। एक बार देख लीजिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इसकी धारा 15 से 17 है, इसका चार्जिंग सेक्शन 15 है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए 22 की सर कैसे याद करें? हफ्ते हफ्ते का गैप है, 15 से याद कर लो, 15 में 7 जोड़ा 22, 22 में 7 जोड़ा 29, 29 की जगह 28 याद कर लो, 28 का डबल 56 होता है, ठीक है। और
2856 की लगभग एवरेजिंग करोगे, ये कोई नियम नहीं है, ऐसा कुछ आ भी नहीं रहा। तो इसके बाद 45th एंड 46 2 ये आपकी कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन 21, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर्स इज अलाउड अप टू। हमें पता है कि अगर कुछ लोग साझेदार बनते हैं, वो साझेदारी फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो फर्म उनको ब्याज दे सकती है, उसे खर्चे के तौर पे दिखा सकती है, लेकिन 12% से ज़्यादा ब्याज नहीं दिया जा सकता। साझेदार चाहें तो 12% से कम ब्याज ले सकते हैं, लेकिन 12% से ज़्यादा का ब्याज का प्रावधान अगर वो अपनी डीड में डाल भी देते हैं, अपने साझेदारी संलेख में इससे ज़्यादा का प्रोविज़न वो कर भी लेते हैं, तो भी खर्चे के तौर पे 12% से ज़्यादा वो नहीं दिखा पाएंगे। तो 12% आपको अच्छे से याद करना है। कुछ खास बातें और याद कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों के लिए 12% की रेट है। चाहे सक्रिय साझेदार हो यानी एक्टिव पार्टनर हो, चाहे स्लिपिंग पार्टनर हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रेम्यूनरेशन होता है वो स्लिपिंग पार्टनर को नहीं दिया जाता, रेम्यूनरेशन केवल एक्टिव पार्टनर को दिया जाता है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों तरह के पार्टनर्स को दिया जा सकता है। एक और बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब आपने पार्टनरशिप डीड में उसके लिए प्रोविज़न किया हो। अगर आपने बाद में प्रोविज़न डाला है तो उसका भूतकालीन प्रभाव नहीं हो सकता। जिस दिन से आपने प्रोविज़न डाला है उसके बाद से ही ब्याज दिया जा सकता है। 12% से ज़्यादा दिया गया ब्याज डिसअलाउ हो जाएगा, और जिन्होंने 44AD या 44ADA के तहत अपने प्री अजम्पटिव लाभ दिखाए हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखा सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। किसी फर्म से साझेदार को प्राप्त वेतन। अगर किसी पार्टनर को अपनी फर्म से सैलरी मिलती है तो वो पीजीबीपी हेड में जाएगा। इसी तरह से किसी कर्मचारी को अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है, खास करके 5000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है, तो वो टैक्सेबल होगा। यस, वो टैक्सेबल होगा और वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। किसी कंपनी के डायरेक्टर को जो फीस मिलती है वो अदर सोर्स में जाती है। अगर एक देखो, एक होता है डायरेक्टर और एक होता है एम्प्लॉय डायरेक्टर। एम्प्लॉय डायरेक्टर अलग वर्ड होता है। अगर केवल डायरेक्टर पूछे तो डायरेक्टर को जो भी मिलेगा वो अदर सोर्स में जाएगा। इसी तरह एक एजेंट को अपने प्रिंसिपल से, एक एक एजेंट या अभिकर्ता को अपने प्रधान से जो कमीशन मिलेगा वो पीजीबीपी में जाएगा। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा सैलरी हेड के तहत जाएगा। तो एक एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर से जो गिफ्ट मिलती है वो सैलरी हेड में जाएगा। हमें पता है कि ये हैं तो सारी इनकम के एग्जाम्पल, पार्टनर को ब्याज मिले, डायरेक्टर को फीस मिले, एजेंट को कमीशन मिले, ये सब इनकम तो है, लेकिन इनकम को उसके प्रॉपर हेड में पहुंचाना होता है, ये ध्यान रखना है। डैश डैश आर नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, तो मुर्गी पालन से जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। इनकम फ्रॉम बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन से जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, आपने एक किसान के पास गए, उसकी पूरा फसल खरीद लिया, उसका पूरा खेत खरीद लिया, उसकी फसल खरीद के फिर बेच दी, तो भी आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर इनकम के लिए कुछ प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, वो ऐसा नहीं है, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये सारे के सारे मामले एग्रीकल्चर इनकम के नहीं हैं। यहाँ पे 16 इनकम हैं जो आपको लग सकती हैं कि खेती से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये खेती से जुड़ी हुई इनकम या एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर आपने अपने खेत को हाट बाज़ार में यानी बाज़ार के तौर पे उपलब्ध कराया है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, जो किराए की इनकम है। इसी तरह भूमि पर अपने आप अगर पेड़ पौधे उग गए या जंगल उग गए और फिर आपने उसको बेच दिया तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होता है, भूमि को जोतना, पानी डालना, बीज डालना, सिंचाई करना, उन एक्टिविटीज़ में आप कहीं थे ही नहीं। ये तो अपने आप ही उग गए, आपने बेच दिया, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इसी तरह मुर्गी पालन या पशुपालन से होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर आपने गोडाउन किराए पे दिया है तो वो इनकम एग्रीकल्चर नहीं है। अगर माइन से आपको रॉयल्टी मिली है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इसी तरह से अगर कोई एग्रीकल्चर फॉर्म पे मैनेजर काम करता है, उसे सैलरी मिलती है, तो इस तरह सारे आप पढ़ लीजिएगा। दीज आर नॉट एग्रीकल्चर इनकम्स। ठीक है। इसके बाद कहता है
बिजली कंपनियों के मामले में एक ही परिसंपत्ति पर सीधी रेखा आधार पर मूल्यह्रास चार्ज किया गया। अगर ऐसी संपत्ति को अपलिखित मूल्य से ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है लेकिन विक्रय मूल्य ऐतिहासिक लागत से कम है तो निर्धारित के लिए चार्ज किया जाएगा। देखो, मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ भी पा रहा हूँ, समझ भी पा रहा हूँ। आप इसको आराम से तसल्ली से पढ़िएगा। मैं अब आपको एक ही क्वेश्चन में 3 केस समझा देता हूँ। सपोज़ कीजिए एक प्लांट एंड मशीनरी है जो बेसिकली 80,000 का था, उसके ऊपर अब तक 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका है और उसकी 50,000 की WDV आ गई है। और मैं इसमें आपको 3 स्थितियाँ बताता हूँ कि हमने उसे सपोज़ करो 45,000 में सेल किया, हमने उसे 60,000 में सेल किया और हमने उसे 90,000 में सेल किया या 95,000 में सेल किया, तो क्या होगा? देखिए, अगर एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, सीधी रेखा विधि से डेप्रिसिएशन लगा रही है तो उस पर कुछ खास नियम लागू होते हैं। ऐसे में जिस संपत्ति का मूल्य 50,000 है, अगर उसे 45,000 में बेचा गया तो डेफिनेट सी बात है ये घाटा होगा और इस घाटे को टर्मिनल डेप्रिसिएशन TD कहा जाएगा। इस घाटे को टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। अगर 50,000 वाली चीज़ को 60,000 में बेचा जाएगा तो डेफिनेट हमें फ़ायदा होगा और इस फ़ायदे को BC बैलेंसिंग चार्ज कहा जाएगा। ये क्वेश्चन यही था। इस क्वेश्चन का आंसर बैलेंसिंग चार्ज है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, अगर संपत्ति को WDV से ज़्यादा कीमत पे बेचा जाता है। हालांकि ये जो अपन ने बेचा है वो कॉस्ट वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, तो ये लिखा हुआ है कि अगर संपत्ति को WDV से ज़्यादा पे बेचा जाए लेकिन कॉस्ट वैल्यू से कम पे बेचा जाए तो क्या होगा, तो बैलेंसिंग चार्ज, संतुलित चार्ज क्रिएट होगा और PGBP हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आपने संपत्ति को 95,000 में बेचा तो गौर कीजिए, 50,000 की चीज़ को आपने 95,000 में बेचा तो आपको 45,000 का प्रॉफिट होगा। इस 45,000 के प्रॉफिट के 2 हिस्से किए जाएंगे। इसमें से कॉस्ट वैल्यू जो कि 80,000 है और सेल वैल्यू जो कि 95,000 है, इन दोनों में जो 15,000 का अंतर है, ये 15,000 का अंतर कैपिटल गेन कहलाएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा लिख के कॉस्ट वैल्यू से जितना ज़्यादा पे आपने बेचा है उस अंतर को कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो 45,000 में से 15,000 कैपिटल गेन कहा जाएगा और बाकी 30,000 को बैलेंसिंग चार्ज कहा जाएगा और बैलेंसिंग चार्ज आपका PGBP हेड में टैक्सेबल होगा। और अगर आपने संपत्ति को WDV से कम पे बेचा है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन भी PGBP हेड में जाया करता है। होप मैं आपको तीनों के समझा पाया और ये अगले पन्ने में लिखे हुए भी हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। 3 ही स्थितियाँ होती हैं, तीनों स्थितियाँ मैंने बता दी हैं आपको। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 इज़ डिसअलाउड एज अ डिडक्शन इन P&L अकाउंट एज पर सेक्शन। कहता है कि जब हम 10,000 से ज़्यादा का नकद भुगतान करते हैं तो हमें लाभ हानि खाते में अस्वीकार कर दिया जाता है, डिसअलाउ कर दिया जाता है। ऐसा होता है ना कि अगर हमें 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट करना है तो वो हमें अकाउंट पे ही चेक से या UPI मेथड से करना होगा या ऑनलाइन करना होगा, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करनी होगी, ऐसा करना होगा। ऐसा क्यों है? एक धारा है 40A3 सेक्शन 40A3, साथ में पढ़ा जाता है रूल 6DD। रूल 6DD में तो एक्सेप्शन दिए हैं कि किन मामलों में आप 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट कैश में कर सकते हो। बाकी इसमें मोटे तौर पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 10,000 से ज़्यादा नकद हम नहीं दे सकते। ट्रांसपोर्ट के मामले में ये लिमिट 35,000 तक की है, वहाँ 35,000 तक का भुगतान कर सकते हैं। और ये नियम 40A3 में दिए गए हैं। रूल 6DD में एक्सेप्शन बताए गए हैं कि किन किन मामलों में रियायत या रिलैक्सेशन दी गई है। वहाँ पे एक आप टर्मिनल बेनिफिट्स पढ़ लेना। जब आप एम्प्लॉय को टर्मिनल बेनिफिट्स देते हैं तो 50,000 रुपये तक कैश वहाँ पे भी दे सकते हैं। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़े लंबे रहते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो। कोई बात पूछनी हो, बतानी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। PDF अपनी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बाय।